अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, आर्मी चीफ का ये बयान, इसकी तफसीलात नाजरीन सामने आई हैं। साथ जो है नए ऑपरेशंस किस एरिया में होंगे उस बारे में आपसे बात करेंगे। पीटीआई का मारंग बलोच जो इस टाइम पर बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं उनकी हिमायत में आ गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन 9 दिन रह गए अफ़गान महाजिरीन के जाने में थोड़ा वक्त रह गया है, उस पे डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने कीमती आरा से जो आपके जहन में इस वीडियो के हवाले से है उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसका जवाब इंशाल्लाह हम ज़रूर देंगे। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के इजलास में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पहले बुलाई जानी थी, उसके बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया कि सलामती कौंसिल को बुलाना है। सलामती कौंसिल के इजलास में जो मेन मुद्दा था, जो मेन बात थी, वो यही थी कि आर्मी चीफ़ का जो ख़िताब था और उसमें वो चंद अल्फाज जो उनके थे कि अब हमें सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट जो है वो बनना पड़ेगा। इसकी नाजरीन शुरू से बात चल रही थी कि ये आर्मी चीफ़ का कहना क्या था। नाजरीन, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क है और वो डिवाइड होने जा रहा है और उसके इतने पार्ट बनेंगे, उसके इतने पार्ट बनेंगे, मगर हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने किस तरह जो है मुसलमानों पे या वहाँ पे आज़ादी पसंद जितने भी कश्मीरी भाई हैं उन पे सख्तियाँ शुरू की हुई हैं। 370 का आर्टिकल उन्होंने रिमूव किया, बाकी उनके हुकूक को है वो सलब किया, और वहाँ पे जो है चूँकि मोदी सरकार 70-75% जो है वो अक्सरियत में है तो अपने मुताबिक वो कानून बना लेता है, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में जो इंडिया है वो हार्ड स्टेट है। हालांकि हार्ड स्टेट, हार्ड मुल्क जो है वो पाकिस्तान है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। सियासतदानों के आपस में मसाइल हैं, कानून के मसाइल हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में फ़ेस करना इस टाइम पे। मगर जो आर्मी चीफ़ का इशारा था वो सेम इसी तरह था जिस तरह इंडिया मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, लोगों को उठा रहा है, 3 महीने के लिए अपने पास रख रहा है, उससे कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान में नाज़रीन हम कानून बनाते हैं, हमने 26वीं आईनी तरमीम हमने देखी, हमने एक ही सियासी जमात को अंदर रखने के लिए, दबाने के लिए इतनी बड़ी 26वीं आईनी तरमीम हम लेके आए, मगर हमने दहशतगर्दों के हवाले से, हमने मुल्क में इंतहा पसंदी के हवाले से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिस पे आज हम पछता रहे। तो आर्मी चीफ़ के कहने का मेन मकसद यही था कि हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। वो इसी तरह वो इशारा दे रहे थे जिस तरह मकबूजा कश्मीर में लोगों को उठाया जाता है, 3 महीने तक कोई पूछ नहीं सकता, कानून में नहीं पूछ सकते। इस तरह आर्मी चीफ का कहना है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बलूचिस्तान में अगर कुछ करते हैं तो कानून सामने आ जाता है, सियासी जमातें सामने आ जाती हैं, मीडिया सामने आ जाता है, इंटरनेशनल मीडिया होता है। हमको अगर आप फ्री हैंड देंगे, हमारे हाथ खोलेंगे, तो ये जो इस टाइम पे बलूचिस्तान में 2 से 2,500 हज़ार बलूच लिबरेशन आर्मी के और बलोच आज़ादी पसंद लोग हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो इस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट है कि 5 से 5,500 6,000 के लगभग तहरीक तालिबान के और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के, दीगर TTP के, दीगर करदन तंजीमों के शिद्दत पसंद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। तो हमारे हाथ खोलने पड़ेंगे और उसी हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। तमाम तर सियासी जमातें हमें सपोर्ट करें, उस हिसाब से हम आगे जो है वो स्टेप उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे। इन 2,500 को और इन 5,000 को ख़त्म कर देंगे। मगर चूँकि सियासी इत्तेफाक या यकजहती इस मुल्क में है नहीं, इमरान खान की पार्टी ने एक पोजीशन ली है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसी इमरान खान की पोजीशन ली है। मतलब जो अपोजिशन का अलायंस है अचकज़ई, अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक बलोच, जो बलूचिस्तान के 3 अहम बड़े रहनुमा हैं, मारंग बलोच, इसी तरह PTI, तो इन्होंने एक सेपरेट सी जो है वो लाइन ली हुई है।
तो फ़ौज चाह रही है कि मुकम्मल इख्तियार हमें दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में जो उठाया जाता है उसका तो कोई नहीं पूछता। अगर आपको याद हो, DGI-SPR ने चंद दिन पहले अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि इंडिया में लोग उठाए जाते हैं, दीगर मुल्कों में उठाए जाते हैं, मगर हमारे मुल्क में उठाए जाते हैं तो मसला बन जाता है। और रियासत जो है वो आम शहरी को नहीं उठाती, उसमें कोई मसला होगा। असल में रियासत में ऐसा है कि बाज़ जगह पे हम सियासतदानों को, एक पार्टी को दबाने के लिए उनको भी उठा लेते हैं और ज़्यादातर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। हमने शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी इन चीज़ों को साइड पे रखा हुआ है। सबसे मुकद्दम हर सियासी जमात के लिए, अगर इमरान खान अपने दौर में 2018 में हुकूमत में था तो तमाम तर अपोजिशन को उन्होंने जेलों में भरा, जेलों में डाला, और जितने भी ISI के सरबराह थे, IB के थे, FIA के थे, उन सबको बुला के इमरान खान की मेन मीटिंग क्या थी? नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस मुझे दो, जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मुझे दो, मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मेरे सामने मुझे दो, हर हाल में मुझे चाहिए। जब आप इतनी बड़ी सीट पे जब पहुंचते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो फिर इस तरह की छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। उन्होंने ये मौका ज़ाया किया, और ये जो शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी को तो माशाल्लाह 3 दफ़ा हो गया, मगर ये जिस तरीके से इस बार हुकूमत में आए हैं, एक हाइब्रिड के निज़ाम के तहत, पाकिस्तान में तमाम तर सियासी जमातें जितनी भी हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली ही पकड़ी है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, भट्टो से शुरू हो जाएँ, उनको वज़ीर ख़ारजा कैसे बनाया गया, उनकी पार्टी कैसे बनाई गई, उनको इक़्तिदार में कैसे लाया गया, फिर वहीं पे ज़िया उल हक़ ने उनका तख्ता पलटा, क्योंकि ज़िया उल हक़ जो है वो तीसरे नंबर के आर्मी चीफ़ को, आपने तीसरे नंबर के बंदे को उठा के आर्मी चीफ़ बना दिया। मामलात ऐसे ख़राब हो गए। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो पावर है वो ज़्यादा ही होता है। उसके बाद जनरल ज़िया जो है वो 11 साल हुकूमत की, 98 में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू लाया गया, इस्टेब्लिशमेंट से ही उसका राज़ीनामा हुआ, उसको गवर्नमेंट दी गई। 93 में नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी गई, 92-93 में। उसके बाद फिर बेनज़ीर को गवर्नमेंट दी गई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी गई। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलटा। उसके बाद जो है जरदारी की गवर्नमेंट 2007 में बन गई, परवेज़ मुशर्रफ साइड से चले गए, वर्दी उतारने के बाद उसकी कोई ताकत नहीं रही। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत बनी 2013 में, 4 साल उसने हुकूमत की। 1 साल शाहिद हाकान अब्बासी को पानामा केस में उसको नाअहल किया गया। जो जजेस उस टाइम पे थे वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट है। पाकिस्तान में तो यही भी होता है ना कि जजेस किस पार्टी की है। फिर इमरान खान को लाना था 2013 में, जब इक़्तिदार 18 तक चला, 5 साल हुकूमत मुस्लिम लीग नून के बाद इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट, जनरल पाशा, जनरल फेज़, सारे इकट्ठे हो गए, जनरल ज़हीर जो ISI के साबिक सरबराह थे, ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान को लेके आए। तो तमाम तर सियासी जमातें जितने भी हैं, उसके बाद ये जो रजीम आई है, निगरान सेटअप जिस तरह अंदाज में आया है और जिस तरह ये निज़ाम आया है, ये तो डेफिनेट टोटली हाइब्रिड निज़ाम है। मतलब इस वज़ीर आज़म, इस काबीना के पास कोई पावर नहीं। आपने मुल्क का वज़ीर दाखिला देखा होगा, इतने बड़े हादसात हो रहे हैं, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, इतनी बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है, किधर है हमारे वज़ीर दाखिला? मोहसिन नकवी साहब किधर हैं? वो दुबई में है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट, पाकिस्तान के 2 बड़े ओहदे उनके पास हैं। अब वो कहाँ से नाजिल होके हैं, वो कहाँ से नाजिल होके आए हैं, सब जानते हैं। उसको पीपल्स पार्टी नून लीग ने वोट क्यों दिया है, वो भी सब जानते हैं। उनका सियासत में, अवाम में जड़ें कितनी हैं, वो भी सब जानते हैं। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान में होता है, जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, इस्टेब्लिशमेंट की उंगली ही पकड़ के आई है। इस दफ़ा जो है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ है, तो PTI को थोड़ा डिफरेंट लगा है। इमरान खान के दौर में भी ATS को बिठाया गया, मगर यहाँ पे फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इशू चल पड़ा है। और अब हालात इस नहज पे पहुँच गए कि इमरान खान पार्टी के रहनुमा उनकी रिलीफ के लिए हर वो तरीका अपना रहे हैं जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। हालांकि इमरान खान को मैं कहता हूँ रिलीज़ कर देना चाहिए। उनको जिस केसों में रखा गया है वो बस सियासी केसेस ही समझे। जिस तरह नवाज शरीफ को पनामा में नाअहल करना था, इसी तरह इमरान खान को जेल में रखना है बस। मगर ये सब कुछ जो है वो पीछे डालना पड़ेगा। इमरान खान को इस तरह रिलीफ मिल नहीं सकता। इमरान खान एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि उसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के और उनके माबैन कोई एग्रीमेंट भी होता है तो 1 साल इस्टेब्लिशमेंट उसको देखेगी, क्योंकि इमरान खान का एक बयान फिर दोबारा दूसरा बयान, कुछ पता नहीं चलता उनके मिजाज का। उनकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। आने के बाद वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इक़्तिदार आगे उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इमरान खान को इस टाइम पे एक पॉपुलर जमात है
तो वो अपने लिए उसकी पार्टी रिलीफ कोशिश कर रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। यहाँ पे कौमी इशूज़ आ रहे हैं, कौमी इशू पे वो मारंग बलोच के साथ खड़ी हैं। नाज़रीन, मारंग बलोच जो है वो लापता अफराद के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़ के जो है वो अवाम में जो है वो जाती है और वो पूछती है, और बाकायदा अब तो उसको पाकिस्तान में जो मुज़ाहमत हो रही है लापता अफराद के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में, तो इसलिए उसको नोबेल इनाम के लिए भी नामज़द कर दिया गया है। 100 ख़वातीन शख्सियात में उनका नाम आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जदोजहद कर रही हैं। अब जदोजहद उसकी मुल्की पाकिस्तान हुकूमत समझती है, सिक्योरिटी एजेंसियाँ समझती हैं कि उनकी जो जदोजहद है वो मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है। वो लापता अफराद की बात करती हैं, ज़्यादा लापता अफराद, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो लापता अफराद जो ज़्यादातर हैं वो BLA बलूच लिबरेशन आर्मी में हैं, और जिनको उठाया गया है उन दहशतगर्दों से उनके लिंक्स हैं। हमने देखा रिसेंटली कि बलूचिस्तान के जो हालात ख़राब हुए, अब ये जो हालात ख़राब हुए ये हमारे पास बड़ा आखिरी मौका है और इसको अब देखना पड़ेगा। सारी सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। बड़ा मसला खड़ा हो गया बलूचिस्तान में। नाज़रीन, बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है, तो नाज़रीन 40% हिस्सा बलूचिस्तान का जो है, अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान हमसे चला जाता है, अल्लाह ना करे, जो साजिश हो रही है, तो 40% हमारा रकबा जो है वो पाकिस्तान से चला जाएगा। उसका बड़ा नुकसान नाज़रीन क्या है, एक तो गवादर पोर्ट वहाँ पे, रिकॉर्डिक का जो इतना बड़ा मंसूबा है वहाँ पे, जो मादनियात है वहाँ पे, एक तो समंदर, साहिल समंदर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमसे बिछड़ जाएगा, हमसे चला जाएगा। ईरान का बॉर्डर है साथ। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को ये पड़ेगी। सुई गैस के वहाँ पे ज़्यादातर सुई गैस वहाँ से निकलता है, मादनियात वहाँ पे हर किस्म के मादनियात हैं। पाकिस्तान के साहिल का जो है, जो समुद्री इलाका, जिस तरह मैंने कहा है 75% हिस्सा जो है वो चला जाएगा। तो पाकिस्तान किसी सूरत में भी वहाँ पे हालात ख़राब नहीं होने देगा। अब जो ट्रेन हमला था, ट्रेन की हाईजैकिंग थी, उसमें जो शिद्दत पसंदों को, दहशतगर्दों को मारा गया, उनकी लाशें जो कोडाकॉप्टर से मारी गई हैं, ड्रोन से, और जो उस टाइम पे स्नाइपर्स ने मारी है उनको और यरगमारी को रिहा किया है, उनकी लाशें कुछ मसखशुदा हैं जो पहचान के काबिल नहीं है, हॉस्पिटल लाई गई हैं। 13 को जो है वो दफनाया गया है। ईदी को थ्रू हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसमें मारंग बलोच ने जो है ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से 4-5 लाशें लेके गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो लाशें हैं वो रसाव को दी जाती है, वो शनाख्त के काबिल नहीं है, उनका DNA लिया जाएगा, तब ये लाशें उनको हवाले किए जाएंगी। मगर मारंग बलोच जो है, BYC उनकी जो तंजीम है वो ज़बरदस्ती उसको लेके गई थी। जो बलोच यकजहती कमेटी है वो ज़बरदस्ती उन लाशों को लेके गई थी। पुलिस ने उनसे रिकवर किया, उसमें फायरिंग हुई, फिर 3 अफराद शहीद हो गए, 5 ज़ख्मी हो गए, हालात ख़राब हो गए पूरे क्वेटा में। अभी क्वेटा मुकम्मल तौर पे बंद है और बलूचिस्तान के बाद एरिया में 40 से 45% पठान हैं, दूसरी कौमें हैं, बलोच का अपना एक हिस्सा है। तो बलोच आधा जो है वो मुल्क में और सूबे में जो है वो पठान है। तो अब कैसे अलहदा मुल्क की डिमांड कर सकते हैं? तो पाकिस्तान को एक हॉट स्टेट बनना पड़ेगा। इन 5-5.5 हज़ार अफराद को जो खैबर पख्तूनख्वा में है इनसे निपटना पड़ेगा। इनके ख़िलाफ़ फ्री हैंड हमें दें ताकि हम ऑपरेशन करें। उधर KP में जो 3 बार PTI की गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि ऑपरेशन हम नहीं मानते। एमल वली ANP के हैं, वो बोलते हैं हम नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान साहब बोलते हैं हम नहीं मानते। तो ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस तरह बलूचिस्तान में दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो नहीं मान रही ऑपरेशन को उनके ख़िलाफ़। तो कहता है मैं बड़े मसाइल हैं, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा तभी ये मामलात हल होंगे। हमें फ्री हैंड दें, हमें बॉर्डर पे भेजें, हमें इन ऑपरेशंस पे भेजें। आप लोगों ने इस गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस चल रही है, इसमें हमें उलझा के रख दिया है। तो बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने बताई है। इस टाइम पे PTI का मारंग बलोच को सपोर्ट करना, अपनी इमरान खान की डील के हवाले से एक अपोजिशन का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक चल रहे, मगर मुल्क में इत्तेफाक है नहीं, यकजहती है नहीं। अल्लाह खैर करेगा बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। नाज़रीन, साथ दूसरा जो अहम मौजू है कि चंद दिन रह गए हैं अफ़गान महाजिरीन की जाने में। अफ़गान हुकूमत ने फिर रिक्वेस्ट की है, मगर पाकिस्तान जो है वो उस दरख्वास्त को ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी उसी अंदाज से हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर इनकी जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो अहम रहनुमा हैं इन करदन तंजीमों के और BLF के, BLA के, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। उनकी डोरें वहाँ से हिलती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो हर हाल में अफ़गान महाजिरीन को वापस भिजवाएगा। अफ़गानिस्तान की जो दरख्वास्त इस बार वज़ीर ख़ारजा ने, जो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदा है, मोहम्मद सादिक से मुलाकात की है
और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है बतदरीज भिजवाएं और इनका ख्याल रखें और थोड़ा सा वक्त इनको दें ताकि इसको तरीके से हैंडल किया जा सके। और जो यहाँ पे पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी है उन्होंने यकीन दहानी कराई है, मगर 31 मार्च को अफ़गान महाजरीन जो ACC कार्ड वाले हैं वो गैर कानूनी तस्वर होंगे। 8.25 लाख बताए जा रहे हैं कानून के मुताबिक, मगर जो दूसरा रिकॉर्ड बोलता है कि 1.3 मिलियन है। इस तरह 5 से 7 लाख जो हैं वो गैर कानूनी मुकीम हैं, उनको भी निकाला जाएगा। 31 मार्च को 30 जून को टाइम दिया गया है POR कार्ड वालों को। तो अगर हुकूमत, पहले तो हुकूमत टाइम नहीं देगी, जो अफ़गान हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा ने अमीर ख़ान मुत्तकी ने रिक्वेस्ट की है, मुझे नहीं लगता कि उसमें वक्त दिया जाएगा। मगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर दिया जाता है तो इकट्ठा कर दिया जाएगा 30 जून जो POR कार्ड वालों को, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको जो निकाला जा रहा है तो उनको साथ निकाला जाएगा। इकट्ठा करके 30 जून की डेडलाइन दी जा सकती है। फ़िलहाल चंद दिन रह गए और हुकूमत चाहती है कि ACC कार्ड वालों को और गैर कानूनी को हर तरीके से निकाला जाए। तो इनके ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन होगा, प्लान वगैरह सरकार का रेडी है। ईद के फौरी बाद इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा, इनकी पकड़ दकड़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि बस अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हो गए, इन अफ़गान महाजरीन को, इन अफ़गान पनागज़ीनों को अब अपने मुल्क चला जाना चाहिए। हमारे मुल्क में शिद्दत पसंदी है, माशी क्राइसिस है, तो हम मज़ीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसमें अफ़गान, अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में 40 लाख अफ़गान महाजरीन हैं, हम बोलते हैं कि 40 लाख के 40 लाख जो है बुरे अच्छे हर जगह पे होते हैं। इसलिए पाकिस्तान जो इंतहा पसंदी कार्रवाइयों में अफ़गान शहरी मुलव्विस पाए गए हैं, कई ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उनकी निशानदही हुई है। स्पेशली जो बनू का बड़ा चौनी का बड़ा वाक़या था, जिसमें 16 शिद्दत पसंदों ने 5 खुद कुछ हमलावर बीच में थे, उन्होंने हमला किया था बनू चौनी पे, जिसमें आम शहरी 13 ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए थे, 5-6 जो है सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। उसमें जो है जब 16 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया तो उसमें 5 एहलकार जो हैं वो अफ़गान शहरी जंगजू निकले। इस तरह दीगर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए उनमें अफ़गान शहरी निकल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि बग़ैर वीज़े के किसी को भी अपने मुल्क में इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा इनको अब जो है साल 2025 इनका आखिरी साल है और इनको हर तरीके से निकाला जाएगा। तो पाकिस्तान उस पर अमल पेरा है और अफ़गान महाजरीन के लिए मुश्किलात हैं। उनके स्टूडेंट्स की डिटेल इकट्ठी की गई है, तमाम जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए हैं उनकी डिटेल इकट्ठी की गई है, जो गैर कानूनी तौर पर इधर मौजूद हैं उनका डेटा इकट्ठा किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तलबा तालिबात के मुकम्मल कवायफ इकट्ठे कर लिए गए हैं। तमाम तर थानों में, हर सूबे के हर थाने में, हर DPO को, हर DCO को बता दिया गया है कि कार्रवाई करनी है और बराबर कार्रवाई करनी है, और इनको प्यार मोहब्बत से तरीके से जो टाइम दिया गया है इस पीरियड में ये निकले। इस पीरियड के बाद डेफिनेटली प्यार मोहब्बत होगा, मगर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल भी होगा, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, छापे भी होंगे, तो बड़े मसाइल इनको आगे आएंगे। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।